स्टूडेंट। तो कल हम लोग जो पढ़े थे ओलंपिक वैल्यूज़ तक, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे फेयर प्ले। फेयर प्ले मीन्स आप लोग जानते होंगे निष्पक्ष खेल होता है। तो फेयर प्ले, द ओलंपिक गेम्स आर ऑल अबाउट फेयर प्ले। नो प्लेयर कैन विन यूजिंग dishonest means, and if found to do so are dealt with strict penalties. To participate and win at the games is a matter of honor for both the players and their country, so all precautionary measures are usually taken. ओलंपिक गेम्स में फेयर गेम होता है, फेयर प्ले होता है और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के खेल को संपन्न कराया जाता है। अगर खिलाड़ी इस तरह के कोई भी टूर्नामेंट में कोई इस तरह का रिएक्शन देते हैं या पता चल जाता है कि उन्होंने खेल में कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया है, तो उसके लिए बहुत कड़े मापदंड है, बहुत कड़े मेजर्स हैं। और जैसे टाइम टू टाइम किसी भी खिलाड़ी का सैंपल लिया जा सकता है खेल के दौरान ही, और उनका डोप टेस्ट हो जाता है। अगर डोप टेस्ट में वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर उनका प्रतिबंध लगा दिया जाता है, आजीवन प्रतिबंध लग जाता है अब। और उसके बाद खिलाड़ी कभी भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर उसने गोल्ड जीता है, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीता है तो उसका मेडल छीन लिया जाता है। और अगर टीम के 2-3 खिलाड़ियों ने मिलकर किया तो उस टीम को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो ये इसलिए फेयर प्ले उस गेम्स में अच्छे ढंग से होता है। और खिलाड़ी भी अपने देश के लिए, कंट्री के लिए जब खेलते हैं तो उनके अंदर ये भावना नहीं होती, बहुत कम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी को पता भी नहीं होता है कि वो जो खा रहा है या जो ले रहा है क्या वो डोप टेस्ट के मापदंड में आता है या नहीं आता है। तो कभी कभी गलती से भी हो जाती है। अब आप ताज़ा एग्जांपल आप देख लीजिए, इंडिया में क्रिकेट खिलाड़ी है पृथ्वी शॉ है। अब उसको पता ही नहीं था, उसके कोच ने उसको कुछ मेडिसिन दिया जो प्रतिबंधित था, बेचारे ने 8 महीने का प्रतिबंध झेला। तो इस कारण से किसी भी युवा खिलाड़ी के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो जब हम कोई एथलीट तैयार कर रहे होते हैं या पता चल जाता है हम लोगों को कि जो दवा हम लोग देते हैं क्या वो नेंड्रोलॉन से संबंधित है। नेंड्रोलॉन एक मादक पदार्थ होता है जो मेडिसिन्स में होता है, जिससे खेल में थोड़ा सा पावर बढ़ जाती है, और एनर्जी जब बढ़ जाती है तो खेल में उसका रिजल्ट बदल जाता है। इक्वालिटी, ऑल द गेम्स नो प्रेफरेंस इज शोन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, कास्ट और रिलीजन। द विनर्स मे बिलोंग टू एनी कंट्री और कम्युनिटी। इट इज़ देयर courage, skill and hard work that secure them their medals. That said, the Olympic Games have not been free of controversies and tragedies. Adolf Hitler, leader of the host country Germany, refused to honor Jesse Owens, the African American athletic champion, on account of his race and color. The death of 11th Israel participants in the Munich Olympic of 1972, the boycott of participants in 1976, 1980 and 1984, South Korean officials' bribery of 3 boxing judges leading to an undeserved win by their player, and the subsequent physical assault on a referee in 1988 Seoul Olympic. The arrest of 4 US swimmers in 2016 Rio de Janeiro Olympic in Brazil for vandalizing a gas station
toilet are some of the many scandals that the games have been embroiled in. Numerous players have been stripped of their medals or expelled for the substance abuse, falsification of credentials, and unsportsmanlike conduct such as making racist comments against fellow participants. Still, the games have resurfaced from such setbacks to continue, signing as a beacon of hope and cooperations. तो ओलंपिक खेलों में न कलर देखा जाता है, न जाति देखी जाती है, न वर्ग देखा जाता है, न कोई धर्म देखा जाता है। इन सब की वहाँ पर कोई वरीयता नहीं होती है। और जो विनर्स होते हैं किसी भी कंट्री के हों, किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, या उनकी हिम्मत, उनके स्किल्स और उनके हार्ड वर्क है जो मेडल जीतने में उनको हेल्प करती है। और ऐसा कहा जाता है कि ओलंपिक खेल भी विवादों और त्रासदियों से मुक्त नहीं थे। वाकई में सही बात है, क्योंकि मेज़बान जो एक बार होस्ट कंट्री जर्मनी के नेता एडॉल्फ हिटलर ने अफ्रीकी अमेरिकी एथलेटिक्स चैंपियन जेसी ओवेंस को उसके वर्ग और रंग के कारण पदक देने से इनकार कर दिया था। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली फुटबॉलरों की मौत हो गई थी। 1976, 1980 और 1984 में पार्टिसिपेंट्स का खेल का बहिष्कार कर देना। साउथ कोरिया के जो ऑफिशियल ने बॉक्सिंग के या मुक्केबाजी के 3 निर्णयकर्ताओं को अपने खिलाड़ियों के लिए मदद करने के लिए जीत के लिए रिश्वत दी। और बाद में 1988 के सियोल ओलंपिक में एक रेफरी को बुरी तरह से मारा गया। 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में जो ब्राज़ील में हुआ था, 4 अमेरिकी जो स्विमर्स थे गैस स्टेशन के शौचालय को तहस नहस करने के लिए गिरफ्तार किया गया। तो ये खेल में होने वाले कुछ ऐसे शर्मनाक मामले हैं जो खिलाड़ियों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव देश को उनके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। कई खिलाड़ियों के उनके मेडल्स हमें छीन लिए गए, या कुछ डोपिंग में पकड़े गए, या कुछ गलत तरीके से डोप हो गया उनके साथ में, या किसी पार्टिसिपेंट्स को किसी जो खेल में मैदान में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर देना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर देना, उनके कलर पे जा कर के कुछ बोल देना। तो जो गैर कानूनी आचरण होता है इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। और हम एक अच्छे खिलाड़ी तभी बन सकते हैं जब हमारे खेल के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह के झटके जब खिलाड़ियों को लगते हैं तो खेल पुनर्जीवित हो जाता है। फिर से खेल के अंदर एक लायबिलिटीज़ लोगों की आती है, और आशा और एक कोऑर्डिनेशन का जो है लाइट दिखती है, प्रकाश दिखता है, और खेल अच्छे से हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं शिवा केशवन जो विंटर ओलंपिक खेल में ल्यूज एक टूर्नामेंट होता है में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे, शिवा केशवन। इन्होंने अभी तक 5 ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया है। तो शिवा केशवन इज इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू compete in the sport of luge at the Winter Olympics. He has participated in Olympic so far. अब हम आपको बताएंगे कि कुछ ओलंपिक गेम्स जब स्टार्ट हुए तो कहाँ कहाँ हुए और इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया, तो फिर बाद में बताएंगे। अभी इंडियन ओलंपिक है, अभी आगे है तो उसमें बताएंगे हम।
1896 में हुआ, फिर 1900 में हुआ, 1904, 1908 में हुआ, मतलब कंटिन्यू चलता गया। और उसके बाद 1912, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 30 ऐसे। तो इसमें 1916 का कैंसल्ड हो गया था ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार 1916 में। 1940 और 1944 का भी कैंसिल हुआ ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वार। उसके बाद कंटिन्यू चलते जा रहे हैं और अभी तक सारे ओलंपिक गेम्स कंटिन्यू तरीके से चल रहे हैं। इंडिया ने अभी तक एक भी ओलंपिक गेम्स अपने देश में ऑर्गेनाइज नहीं किया है। अब हम आपको पैरा ओलंपिक के बारे में बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। तो द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन and the governing authority of the modern Olympic Games. It is based in Lausanne, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक ऐसी संस्था है कि इंटरनेशनल संस्था है जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं और गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। एंड इट बेस्ड इन ये अभी वहाँ स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। द IOC was founded by Pierre de Coubertin or Baron de Coubertin on 23 June 1894। IOC का जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो बनाई गई वो 1894 में बनाई गई। पियरे डी कुबर्टिन इसके जो है कोऑर्डिनेटर थे या इनके जन्मदाता कह सकते हैं हम। विथ डिमेट्रियस विकेलस एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। और 1904 में डिमेट्रियस विकेलस इसके पहले प्रेसिडेंट थे, पहले अध्यक्ष थे। इट ऑर्गेनाइज द फर्स्ट समर ओलंपिक्स इन एथेंस ग्रीस। पहले बता चुका हूँ कि समर में एथेंस में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया। देन आफ्टर 1896 एंड द फर्स्ट विंटर ओलंपिक इन कैमोनिक्स फ्रांस इन 1924। तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक फ्रांस में 1924 में खेला गया। इन 1992 द IOC मेड द डिसीजन टू होस्ट द 2 games alternately after a gap of 2 years for 2 good reasons. One was to allow enough time for preparing each games with full dedications, and the other was to garner enough financial resources for organizing them. The IOC's peak earnings flow in during the games. तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। दो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के नाम से इसको जाना जाता है। और हर ये गेम जितने भी होते हैं वो 4 वर्ष के अंतराल में होता है, लेकिन इसको 2-2 वर्ष के अंतराल में कर दिया गया। इससे लोगों का खेल के प्रति जुड़ाव भी रहता है और इंतज़ार रहता है कि अब ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो थोड़ा सा खिलाड़ियों को भी तैयारी करने का अच्छा अवसर मिल जाता है और जो खेल से जुड़े लोग हैं और जो खेल को प्यार करने वाले लोग हैं वो लोग भी इंजॉय करते हैं खेलों का। तो डिफरेंट टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं, दोनों में अलग अलग होते हैं, तो लेकिन खेल में रोमांच तो रहता ही है। द IOC also organized the Youth Olympic Games. The first summer Youth Olympic were hosted in Singapore in 2010 and the first Winter Youth Olympic by Innsbruck, Austria in 2012। तो अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यूथ ओलंपिक गेम्स भी स्टार्ट कर दिया है 2010 में। और ये मतलब विंटर में भी होता है और दोनों साइड में हो रहा है। तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक बाई लुनोब्रक
या इन्सब्रक ऑस्ट्रिया में हुआ। सिंस 1999 द नंबर ऑफ मेंबर्स हैज़ बीन कैप्ड एट 115 115 which consists of a maximum of 70 individual members, 15 active athletes, 15 representative of the IFS International Sports Federations and 15 representative of the NOC National Olympic Committee. The IOC is made up of IOC, the IFS and the NOCS mainly, but it also work in cooperation with the organizing committee of the Olympic Games, OCOGS, National Sports Institutions and Association। एक बार फिर से बता दूं, OCOGS, Olympic Games, National Sports Institutions and Association recognized by the IOC, and sports officials such as judges, referee, coaches, etc. The structure of the IOC may be represented as followed. The president elected by members for a term of 8 years. He may be re-elected after term expires. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी चुनाव होता है, और जो उनका चुनाव जो होता है वो जितने भी आईओसी के मेंबर कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनमें जिनको वोट देने का अधिकार होता है वही आपस में किसी एक ऐसे योग्य व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं जिसके निर्देशन में, डायरेक्शन में ओलंपिक अच्छा कर सके और पूरे वर्ल्ड में एक भाईचारे का मैसेज दे सके। तो ऐसे लोगों को चुनते हैं। तो वो 4 सालों में और 8 सालों में उसका इलेक्शन होता रहता है। फिर द वाइस प्रेसिडेंट, 4 VPS वाइस प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फॉर ए टर्म ऑफ 4 years। लाइक द प्रेसिडेंट दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो अगर री इलेक्शन भी इनका हो सकता है अगर कोई किसी मामले में अगर इनका कोई हाथ रोल होता है, जैसे कोई करप्शन में या इसकी तरह के, तो इनका री इलेक्शन हो सकता है और इनको हटाया भी जा सकता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड तो कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड 10 अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय एन IOC सेशन थ्रू सेक्रेट ballot with a simple majority declaring the chosen members. This board is responsible for the administration of the IOC। तो एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 10 उसके अदर मेंबर होते हैं, और ये एक बैलेट गुप्त मतदान के थ्रू इनका इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन से वो अपने मेंबर्स का चुनाव कर लेते हैं, अपनी कमेटी बना लेते हैं, जिसके कारण से खेल को फेयर बनाने में और उन कमेटी के अंदर काम करने में जिनको कठिनाई ना हो। ऐसा होता है कि कुछ लोग जो कमेटी में चुन के आ जाते हैं जिनसे अच्छा तालमेल नहीं हो पाता, तो इस कारण से एक अच्छी कमेटी का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसलिए कमेटी में लोग इस तरह से रखते हैं कि जो जिनके बारे में अच्छे तरह जानते हैं, उनकी भूमिका क्या रही है, कि करप्शन में रहा है कि नहीं रहा, तो इस तरह से सारी चीज़ों को वो करते हैं। देन मेन फंक्शन ऑफ द IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्य कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इन द IOC's own words as described in their official site the functions of the IOC according to the Olympic character। तो जो ओलंपिक का जो एक करेक्टर है उसके हिसाब से वो अपना वो सब करते हैं, चुनाव करते हैं। तो जैसे है टू इनकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट्स as well as education of youth through sports, and to dedicate its efforts to ensure that in sports the spirit of fair play prevails and violence is banned। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से एक
चीज़ बढ़ाया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, जैसे चरित्र का निर्माण करना, एथिक्स का निर्माण करना और एक अच्छे एजुकेशन देना, युवाओं के लिए एक एजुकेशनल मैसेज जाना, स्पोर्ट्स के थ्रू जाना, स्पोर्ट्स में आने के लिए मैसेज जाना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे बनाया जा सकता है, एक हेल्दी राष्ट्र कैसे बनाया सकते हैं, हेल्दी कंट्री कैसे बनाई जा सकती है, तो कैसे एफर्ट्स किए जा सकते हैं, कौन कौन से, तो वो सब चीज़ ओलंपिक में पोस्टर बैनर के थ्रू और कभी कभी सेमिनार करके लोगों को बताया जाता है। टू इनकरेज एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कंपटीशंस, तो इनकरेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को डेवलपमेंट करने के लिए और अब सहयोग करने के लिए स्पोर्ट्स का, और इस खेलों में जो प्रतिभागी होते हैं और इस प्रकार इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इनकरेज किया जाता है। टू इंश्योर द रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स, और ये हमेशा इंश्योर किया जाता है कि ओलंपिक का हमेशा रेगुलर एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो कहीं किसी कंट्री में मशाल जाती है, कहीं उसकी ट्रॉफी जाती है, तो ये बराबर कंटिन्यू कुछ ना कुछ ओलंपिक में होता रहता है। इसके कारण से ओलंपिक का एक जो रोमांच है वो लोगों के अंदर छाया रहता है कि आज ओलंपिक ट्रॉफी हमारे कंट्री में आई है, ओलंपिक की टार्च आई है। तो इस तरह से ओलंपिक, और जिस देश में ओलंपिक होता है उस देश में भी बड़ा हलचल रहता है कि हमारे यहाँ ओलंपिक गेम्स होने जा रहा है। द कोऑपरेट विथ competent public or private organization and authorities in the endeavor to place sports at service of humanity and thereby to promote peace। तो हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए पब्लिक को भी और प्राइवेट पब्लिक का भी, इस संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को, अथॉरिटी को, और इनके अंदर जितनी भी कार्य करने की क्षमता है उसको प्रमोट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और एक मानवता का मिसाल देना चाहिए। और मानवता का मिसाल दे सकते हैं हम शांति से, पीस से, बिना किसी लड़ाई झगड़ा के हम कुछ योगदान अपना कर सकते हैं। टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, और ओलंपिक मूवमेंट के लिए हमें बेहिचक और बिना रुके हुए सारे, और उसकी सुरक्षा के लिए हमें सारे मापदंड अपनाने चाहिए। तो हम अब आगे पढ़ रहे हैं और उसके बारे में भी थोड़ा सा बता रहे हैं। टू एक्ट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक के दौरान किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमको ये सिखाता भी है, ओलंपिक गेम्स में भी सिखाया भी जाता है कि जब हम आपस में एक दूसरे देश के खिलाड़ी कई रंग के, कई रूप के वहाँ पहुँचते हैं, तो ये वहाँ पर जब हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमारे अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, काले गोरे का भेद, ये तो सब मिट जाता है। टू इनकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट टू ऑल लेवल्स एंड इट ऑल स्ट्रक्चर्स विथ ए व्यू ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, तो स्त्रियों के लिए टूर्नामेंट में सपोर्ट करना है और उनको मॉरलिटी के साथ उनको सम्मान करना है, प्रमोशन भी देना है उनको। हर तरह के, हर प्रकार के खेल में आज इक्वलिटी आ रही है। आज लड़कियां भी हर खेल में, जितने भी पुरुष खेलते हैं उनके बराबर खेलों में भी अब वो पार्टिसिपेट करने लगी हैं। तो और इसका यही है कि मोटो है ओलंपिक का कि जो डिस्क्रिमिनेशन है जो पहले था वो अब महिलाओं के साथ ना हो, और हर खेल में महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। तो ये जो खेल है उसकी जो मोरालिटी है वो हमेशा बनी रहे, इसलिए हमें इस तरह के ऑर्गेनाइज हमेशा करते रहना चाहिए। टू लीड द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, और हमेशा खेलों में नशा मुक्त के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, हमको लीड करना चाहिए। टू इनकरेज एंड सपोर्ट मीजर्स प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एथलीट्स, और हमको खिलाड़ी के हेल्थ के लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए।
टू अपोज एनी पॉलिटिकल और कमर्शियल एब्यूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स, और हमें किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल, राजनीतिक और वाणिज्यिक जो कमर्शियल जो अब्यूज़ होते हैं स्पोर्ट्स एथलीट्स में, उनको हमको अपोज करना चाहिए। टू इनकरेज एंड सपोर्ट द एफर्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ टू प्राइवेट फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल फ्यूचर ऑफ एथलेटिक्स, और हमें पब्लिक और प्राइवेट को भी हमेशा इनकरेज करना चाहिए और कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ऐसी ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे खेल को सामाजिक स्तर पे हम अच्छे से कर सकें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट में हम बताएंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस के बारे में।